Good morning, students. I am Deepankar Jalotria, Assistant Professor, Government College, Kilwada. Today we will discuss about the famous sonnet "The World is Too Much with Us," composed by William Wordsworth. First, we talk about the poet विलियम वर्ड्सवर्थ। तो दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 1770 के अंदर कोकरमाउथ के अंदर हुआ था, कम्बरलैंड में। ये रोमांटिक पीरियड के अग्रणी कवि माने जाते हैं। रोमांटिक मोमेंट में जो इसके कंटेम्प्रेरी पोइट्स थे वो थे शैली, कीट्स, बायरन और सैमुअल टेलर कोलरिज। वर्ड्सवर्थ का नाम अटैच किया जाता है लेक पोइट्स के साथ में, और इसको एक लेक पोइट कहा जाता है जिसमें सदे, कोलरिज, डिक्वेंसी, विल्सन, वर्ड्सवर्थ इनका नाम प्रमुखतया आता है। बात की जाए उसी समय की तो 1789 के अंदर जब वो थी मात्र 19 साल की उम्र के थे वर्ड्सवर्थ, तब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई। तो इस फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव उनके मस्तिष्क पर गहराई से पड़ा। 1798 की बात की जाए, 1798 की, तो सैमुअल टेलर कोलरिज के साथ मिलकर के विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपना एक जॉइंट एडवेंचर दिया जिसका नाम था लिरिकल बैलड्स। और लिरिकल बैलड्स से ही बिगनिंग मानी जाती है रोमांटिसिज्म की। तो ये बहुत बड़े रोमांटिक पोइट थे, सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं रोमांटिक मूवमेंट के। 1843 के अंदर वर्ड्सवर्थ को पोइट लॉरेट बनाया गया था। तो बचपन में ही इसके पिता गुजर गए थे और इसके चाचा के द्वारा इसका पालन पोषण किया गया था। बात की जाए इस पोइम की तो ये रोमांटिक ट्रेंड की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स से भरी हुई पोइम है। जिस तरीके से सिंपल लैंग्वेज है, वर्ड्सवर्थ का खुद का फोकस था कि पोइट्री होनी चाहिए, वो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स होती है, सहज भावों की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन होता है, और सिंपलेस्ट मैनर में इसको लिखा जाना चाहिए। तो ये जो पोइम है कैटेगराइज की जा सकती है सोनेट की श्रेणी में, और ये एक पेट्रार्कन सोनेट है जिसका स्ट्रक्चर होता है ए बी बी ए बी बी ए सी डी डी सी सी डी। तो ऑक्टेव में 8 लाइन होती है। उसके बाद में कवि का माइंड चेंज होता है, मतलब लास्ट पार्ट में सेस्टेट में मूड का डेवलपमेंट होता है ऑक्टेव में, और सेस्टेट में उसका कंक्लूजन कह सकते हैं। दूसरी प्रमुख विशेषता होती है रोमांटिसिज्म की ऑटोबायोग्राफिकल नोट। तो बात करें अपन इस पोएम की तो ये भी एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जो कवि के द्वारा पर्सनल इंसिडेंट से इंस्पायर होकर के लिखी गई थी। ओकेजन था इस सोनेट को लिखने का विलियम वर्ड्सवर्थ का भाई था, कजिन, चचेरा भाई एडगर बुरी तरीके से बीमार हो गया था। स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर का काम किया करता था। लंबी बीमारी चली, उसको खूब समझाया गया कि इतना मेटलिस्टिक ना बने, इतना भौतिकतावादी ना बने, पैसों के पीछे ना दौड़े।
लेकिन उसने किसी की एडवाइस नहीं मानी और अंत में जाकर के उसकी डेथ हो जाती है। और यही मौका था जिससे इंस्पायर होकर के कवि ने इस कविता की रचना की। ये जो पोइम है ये 1806 के अंदर लिखी गई। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। तो कवि बहुत दुखी होता है, बहुत ही निराश होता है, डेस्पोंडेंट होता है इस दुनिया को देख करके कि ये जो संसार है फिजिकल प्लेजर्स के पीछे और मेटलिस्टिक गेन के पीछे दौड़ रहा है। लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, पैसा खर्च करने में दिन रात जुटे रहते हैं। वी वेस्ट आवर पावर्स, और केवल इसी मेटलिस्टिक और फिजिकल प्लेजर्स के लिए हम हमारी सारी जो एनर्जी है उसको वेस्ट करते हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स। जो बाहर प्रकृति है, एक्सटर्नल नेचर है, उसको देखने की भी फुर्सत इंसान के पास नहीं है, जो कि बहुत ही प्यारी है। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे ए सॉर्टेड बोन। हमने हमारे जो हार्ट है उसको चीर करके रख दिया है उन मेटलिस्टिक प्लेजर्स को प्राप्त करने के लिए। द सी दैट बेयर्स आवर bosom टू द मून। और ये जो समुद्र है, समुद्र भी एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है। तो नेचर के लवर थे रोमांटिक मोमेंट के या रोमांटिक पीरियड के सारे जो कवि थे, उनकी मुख्य विशेषता थी दे वर लवर ऑफ नेचर, ग्रेट एडमायरर ऑफ नेचर। दिस सी दैट बेयर्स आवर bosom टू द मून। चंद्रमा के सामने समुद्र अपना वक्ष खोल करके उसकी रोशनी में लेटा हुआ है। उसको निहारने को का इंसान के पास समय नहीं है। धीरे धीरे मेटलिस्टिक होता जा रहा है। द विंड्स दैट विल बी होलिंग एट ऑल आवर्स। जो हवा चलती रहती है, उसकी हवा के अंदर जो रोरिंग होती है, होलिंग होती है, उसको सुनने का इंसान के पास वक्त नहीं है। एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक ए स्लीपिंग फ्लावर्स। यहाँ पे सिमली का प्रयोग किया है वर्ड्सवर्थ ने। और जो इस एज के 18 सेंचुरी के, तो क्या 19th सेंचुरी के ही मान सकते हैं, क्योंकि 1798 के बाद में 18वीं सदी के एंड में जा कर के रोमांटिक मोमेंट की बिगिनिंग मानी जाती है। तो उस समय के यानी जो वर्ड्सवर्थ के कंटेम्प्रेरीज थे, लोग मेटलिस्टिक हो रहे थे, तो उनकी तुलना किससे की है? स्लीपिंग फ्लावर की से। जो फूल सो जाता है, उसकी जो सारी एनर्जी है वो संकुचित हो जाती है, अपने आप को समेट लेता है। उस तरीके से जो वर्ड्सवर्थ के कंटेम्प्रेरीज हैं, उस एज के जो लोग हैं, उन्होंने अपनी सारी एनर्जीज इन मेटलिस्टिक सुखों को प्राप्त करने के लिए लगा दी है। तो जिस तरीके से जो बड होती है वो सिकुड़ जाती है, फ्लावर से बड बनता है, कली बनती है, छोटा रूप धारण कर लेता है, उस तरीके से हमने हमारे दिलों को संकुचित कर लिया है। फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। और बस केवल एक ही एक चीज़ दिखाई देती है, पैसा पैसा पैसा, प्लेजर्स, मेटलिस्टिक प्लेजर्स, फिजिकल प्लेजर्स। और उन चीज़ों के पीछे हम आउट ऑफ ट्यून होते जा रहे हैं, आउट ऑफ हारमोनी होते जा रहे हैं। इट मूव्स अस नॉट ग्रीट गॉड। तो हमको ये जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं ये मूव नहीं करते हैं। आई वुड रादर बी, तो बहुत शर्मिंदा होकर के, बहुत परेशान होकर के कवि कहता है, आई वुड रादर बी ए पेगन सकल्ड इन ए क्रीड आउट वन। पेगनिज्म
को ज्वाइन करना चाहता है कवि विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि क्रिश्चियनिटी के अस्तित्व में आने से पहले का धर्म माना जाता है ग्रीस और रोम के अंदर। तो पेगन जो लोग थे वो नेचर के लवर थे और नेचुरल जो ऑब्जेक्ट्स की पूजा करते थे उनमें गॉड का एग्जिस्टेंस देख करके। तो कवि चाहता है इस दुनिया से दुखी हो करके, इस मेटलिस्टिक दुनिया से दूर जा कर के उस पैगनिज्म को ज्वाइन करना चाहता है, उस पैगन धर्म को ज्वाइन करना चाहता है क्रिश्चियनिटी को छोड़कर, क्योंकि उसमें बहुत सारी बुराइयां आ चुकी है। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन द प्लीजेंटली, और पैगनिज्म धारण करने के बाद में मैं आराम से खड़ा होकर के नेचर को बी होल्ड करूँगा प्लीजेंटली के ऊपर, मनोरम पास्चर के ऊपर, चारागाह के ऊपर खड़ा होकर के सारे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को निहारूंगा। हैव ग्लिम्स दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, क्योंकि पहले जो पैगनिज्म का अस्तित्व था तो लोग बाग नेचर के सानिध्य में रहा करते थे और उनको डर नहीं लगता था कि वो अकेले हैं। उनको महसूस होता है कि हम ये जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं ये भी हमारे संगी साथी हैं, उनके साथ में रहेंगे। हैव साइट ऑफ प्रोट्यूज राइजिंग फ्रॉम द सी, हैव साइट ऑफ प्रोट्यूज। तो प्रोट्यूज एक ग्रीक माइथोलॉजी का करैक्टर है जो मछलियाँ पालने का काम किया करता था और उसके अंदर एक गिफ्ट था बहुत बड़ा कि वो भविष्यवाणी कर सकता था और कोई सा भी आकार ग्रहण कर सकता था जो वो चाहे। तो अगर मैं पेगन धर्म को ज्वाइन कर लेता हूँ, धारण कर लेता हूँ क्रिश्चियनिटी को छोड़ करके, तो मैं प्रोट्यूस को देखूँगा जो कि एक क्या था ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार एक समुद्री देवता माना जा सकता है वो। तो उसको देखूँगा राइजिंग फ्रॉम द सी, समुद्र से निकलते हो। और हियर ओल्ड ट्राइटन, ट्राइटन भी एक समुद्री देवता था जो अपने कॉन्सेल को बचाया करता था, अपना शंख बजा करके जो समुद्री क्रिएचर हैं उनको इकट्ठा किया करता था। तो उसकी कॉन्सेल को, रीड्ड हॉर्न को सुनूंगा और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आज की हमारी जो पोइम है ये समाप्त होती है। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, बहुत फेमस सोनेट है, अवश्य पढ़िएगा इसको। थैंक यू।